देखिए पुलिस कभी खुद मुकदमे नहीं करती है। हाँ, उनको कंप्लेंट जाती है। रीजन क्या है, वो भी इसी देश का हिस्सा है और इसी देश में वो रहते हैं, वही रोटी वो भी खाते हैं, उनकी भी उतनी सैलरी आती है। जो वर्दी पहन करके थाने में बड़े तनकर और ठाट से खड़ा रहता है, जब घर जाके वर्दी उतारता है, वो आम नागरिक ही है कि ना, मतलब पोस्टर्स लगते थे और उस टाइम पीरियड में बहुत मतलब एक होता था, उस एरिया को बहुत सजाया जाता था। हम लोग भी जाते थे शाम को और हम लोग खिलौने लेकर आते थे, हम लोग भी बहुत एंजॉय करते थे। तो उस टाइम पे जो पोस्टर्स लगते थे, ठीक है, कोई बवाल नहीं होता था। उसके थोड़ी दिन के बाद ईद का आ जाता था, ठीक है, हम लोग ईद पे पोस्टर्स लगवाते थे। उसी एरिया की बात आपको बता रही हूँ। फिर उसका थोड़ा सा माहौल बदल जाता था। जो पोस्टर ऐसे लगे हुए होते थे, ऊपर हरे झंडे लग जाते थे, उसमें चांद सितारा बन जाता था और 2-4 बल्ब लटक जाते थे, माहौल फिर खुशनुमा होता था। उसी एरिया का बता रही हूँ। इससे पहले कि मेरा धर्म परिवर्तन हो जाए तो मुझे छोड़ो अब जाके हॉस्टल। कितने वोट मिलेंगे आपको? आपको क्या लगता है? क्या आपने ऊपर से लिखवा कर लेकर आए कि पूरी जिंदगी आप मुसलमानों पे राज करेंगे? करिए, हमने मना नहीं किया है, आप बेशक राज करिए। किसी की नहीं, ये तो कॉमन सी चीज है, ये क्या कोई भी था? कर सकता है। ये क्या था? मतलब इसका क्या मतलब था? भावनाएं आहत हो रही हैं। ये बताइए, गंदे गंदे स्लोगन लड़कियों के लिए लिख दिए जाते हैं कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में, और बहुत सारी जो एक्टर्स हैं हमारी, उनके बारे में गंदी गंदी बातें लिख दी जाती हैं। जो नई नई मतलब ये नेता नगरी में उतरी हुई लड़कियां होती हैं, इनके बारे में गंदी गंदी बातें लिख दी जाती हैं। ये भावनाएं आहत करती हैं। ये एक छोटा सा पोस्टर भावनाएं, अगर प्रशासन चाहता उस टाइम पीरियड में, सीधे कहता भैया हटो यहाँ से, हो गया तुम लोगों का काम और तुम्हारा प्रोग्राम हो गया, अब इसको शाम तक तुम हटा लेना, कुछ नहीं होता। नाहक उसके ऊपर आपने बैनर लगाने के लिए मुकदमे दर्ज कर दिए। अब जब आप गलत करोगे तो माहौल तो गर्म होगा ही, तूल तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। बैनर और पोस्टर लगवाना कोई आज से चल रहा है? आजादी के टाइम में ये हिटलरगिरी हुआ करती थी, अंग्रेजों का तानाशाही। किसी भी इंडियंस के हाथ में वो झंडा देख लेते थे, तिरंगा, आग बबूला हो जाते थे, उनकी भावनाएं आहत हो जाती थी, वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देते थे। वही चीज आज हमारे देश में फिर से हो रही है। तब अंग्रेज हिटलरगिरी करते थे, आज आप भाजपा की हिटलरगिरी देख लीजिए। भाई यही तो होता था, अगर एक भी हिंदुस्तानी अपने हाथ में झंडा लेकर के चल देता था, क्या होता था? अंग्रेज एकदम गुस्से से पागल हो जाता था कि मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं। अब आप एक बैनर और पोस्टर लगा देते हो, भावनाएं आहत हो जा रही हैं। ये सिर्फ देश को खराब रास्ते पे ले जाने का एक स्कीम है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में पुलिस क्या कर सकती है, ये बताइए। सही है। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं पुलिस को डिफेंड, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत छोटे कर्मचारी हैं, उनको भी अपने परिवार चलाना। अगर वो सस्पेंड हो जाएंगे तो उनके बच्चों की फीस आप और हम नहीं भरेंगे। उससे कहा गया है कि कौन आया है, फलाने फलाने आए हैं, 10 हैं, दरगाह शरीफ से आए, उनको रख लो अंदर 10 दिन के लिए। उसको रखना ही है, वो कुछ नहीं कर सकता है। कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि जो डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं, जो अपने एडवोकेसी में, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही मुझसे कि वो उनके जहन में ये बात है, बात ऑर्डर की नहीं है, बात है जहन की, दिमाग की। कुछ लोगों में है। अभी सिविल कोर्ट की बात मैं आपको बता रही हूँ। लखनऊ सिविल कोर्ट में एक जमीनी विवाद का मामला था। वहां पे जमीनी विवाद की बातें हो रही थी और दोनों पार्टियां आमने सामने बैठाई गई थी। तो जो वहां का जो एसएचओ साहब थे, अब उनको इस मामले को वहां पे करने की क्या बात थी कि देखा पोस्टर लगाया था, अंदर करवा दिया, सबकी नस ढीली हो गई थी। ये वर्डिंग थी एसएचओ साहब की। एसएचओ जो है, हाँ, ऐसी वर्डिंग बोलने की आपको क्या जरूरत है, जब आप जान रहे हो कि दोनों पार्टियां बैठी हुई हैं, उसमें हिंदू भी बैठे हुए हैं, उसमें मुसलमान भी बैठे हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं हमें ये बता रहे थे कि इस प्रॉपर्टी के मामले से भी आप लोग दूर रहिएगा। आप हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। ये जो वर्डिंग होती है डराने के लिए होती है। तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। थाने में बैठा हर आदमी करप्ट नहीं होता है और थाने में बैठा हर आदमी ईमानदार भी नहीं होता है। भाई जाहिर सी बात है, इंसान वो भी, अब जब उसके अंदर बहुत ज्यादा उबाल पैदा कर दोगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं रिलेट हो ही जाएगा उन सब चीजों से। खैर, उनको नहीं होना चाहिए। अगर तुम हो जाते हो फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। बहराइच का क्या मामला है? किस वे में? जहां पर आप चुनाव लड़ने वाली है, वहां का जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो कैसा काम कर रहा है? बहराइच में भी बहुत प्रेशराइज होती हैं चीजें। अच्छा। बिल्कुल प्रेशराइज होती है। कहाँ पूरे देश में प्रेशराइज हो रही है, सिर्फ बहराइच ही थोड़ी ना है हमारा। बहुत सारी ऐसे मुद्दे होते हैं बहराइच के जो प्रेशर में डाले गए। आप बताइए, जब एनआरसी वाला मामला हुआ था, जितने भी बड़े लोग थे उनका नाम क्यों हटा दिया गया था? खाली ठेले वाले, रिक्शे वाले और इनके बच्चे, उनके बच्चे ही तो जेल में थे।
डराने के लिए। डराने के लिए। और अच्छा, मुस्लिम अगर अमीर है और उसने 5,000 रुपए आपको दे दिया, 10 लाख रुपए आपको दे दिया, तो वो कैरेक्टर का साफ भी हो जाता है और मुसलमान का टैग भी उसके पीछे से हट जाता है। वही गरीब घर का बच्चा अगर मुस्लिम है तो उसको अंदर रख दो उठा करके। आपकी राजनीति भी चमक रही है, आपका काम भी चल रहा है, तो ये सब क्या है? यहाँ कहीं ना कहीं हमारी भी लीडरशिप की तो कमी है। हमारे अपने लोग ही नहीं खड़े हो पाते हैं ढंग से उन गरीब बच्चों के लिए। आपको खड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि आप जीतते तो उन्हीं के वोट से हो। एक मुचलका भरने का 5,000 रुपए कहिए तो यहाँ का कोई नेता मुस्लिम नहीं दे देगा उन बच्चों को। मैं तो खुल के बोलती हूँ इन बातों पे। भाई दरगाह में जब मुचलके भरे गए थे, कौन से नेता ने दिया था? समाजवादी पार्टी की 25 साल सत्ता रही बहराइच के अंदर मुसलमान के नामों पर, क्या उन्होंने दिया एक भी बच्चे का मुचलका? किनकी बात कर रहे हैं आप, नाम ले लीजिए। यासिर भाई हमारे रह चुके थे, उनके अब्बा रह चुके थे, उनकी अम्मा रह चुकी थी, उनकी प्रेजेंट टाइम में अब उनकी बीवी है प्रेजेंट टाइम में मटेरा की विधायक। मटेरा में रुबीना नाम की लड़की का एक केस हुआ था, मामला। क्या मामला था? मामला ये था कि लड़की जो थी उसने शादी कर ली थी एक नॉन मुस्लिम लड़के से, और उसका नाम धर्म परिवर्तन के नाम पे बदल के और उसमें शामिल। अच्छा, धर्म परिवर्तन खाली एक में ही होता है? नहीं, एक घर वापसी है, एक धर्म परिवर्तन। नहीं, फर्क तो जब घर वापसी और धर्म परिवर्तन के नाम पे वो लड़की गई, चलो वो तो लव मैरिज मान लो। मैं थोड़ा सा टोक के बोलना चाह रहा हूँ, जो धर्म परिवर्तन का जो नियम बनाया गया, कानून बनाया गया, ठीक है, हाँ, मेरे सर से ऊपर से गुजर जाता है। क्यों गुजर जाता है? जो ईश्वर का नाम है, यानी कि अल्लाह ताला या भगवान या जो भी है जो ऊपर है, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो फिजिकल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मेरी आस्था जो है वो है राम जी में, या मान लीजिए कृष्ण जी में है, और आपकी आस्था जो है वो शिव जी में है, शंकर जी में है। मैं आपके सर पे पिस्टल लगा दूं, यानी बिल्कुल मैं बोलूं कि मार दूंगा अगर तुमने ये नहीं कहा कि आपकी आस्था राम जी में है या कृष्ण जी में है। हो सकता है आप डर में ये बात कह दें कि हाँ, मेरी आस्था जो है वो राम जी में है, या फिर मेरी आस्था जो है वो कृष्ण जी में है, लेकिन मन में कौन है? मन में तो शिव जी हैं। जैसे मेरे मन में राम है, आप मेरे सर पे पिस्टल लगा दीजिए और आप कहिए कि आप आस्था बदल के शिव जी में आस्था रखिए, तो हो सकता है मैं डर में कह दूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि मेरे मन में कौन है। तो मान लीजिए मैं मुस्लिम हूं या मैं हिंदू हूं और मुझसे कोई कहे कि रिलीजन चेंज कर लीजिए, धर्म का परिवर्तन कर लीजिए, तो कैसे? ये तब तक नहीं हो सकता है कि जब तक कि मैं खुद इस बात का डिसीजन न ले लूं। तो यहाँ पर घर वापसी या फिर रिलीजन का चेंज कर लेना, या किसी ने चेंज करवा दिया, या इस पर कोई नियम कायदा कानून बना दिया जाए, ये सब बेवजह की बातें लगती हैं मुझे। तो इस पर एक आदमी, मैं मुसलमान लड़का है वो हिंदू हो जाता है, या हिंदू लड़का है वो मुसलमान हो जाता है, सिर्फ इस बात पे उसको जेल भेज देना, ये तो बिल्कुल एक मतलब बेवकूफी वाली जब चीज 10 साल के बच्चे को चप्पल से मार के जय श्री राम बुलवाया जाता है, वीडियो आपने देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी। ये कौन सा धर्म सिखाता है? हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि रिलीजन पॉलिटिक्स हमें बिल्कुल ऐसे, मतलब मैंने ये आपको कौन सा धर्म सिखाता है? मुझे तो लगता है कि अगर आप एक अच्छे माँ बाप हैं और आप मुसलमान हैं और आपका एक बच्चा नमाज पढ़ता है, दूसरा बच्चा आपका नमाज नहीं पढ़ता है, तो आप उसको चप्पल से मार के भी नमाज नहीं पढ़वाएंगे। हाँ, मस्जिद तो भेज सकते हैं, लेकिन मन में जिद आस्था करेंगे, आप उसको डांटेंगे, एक दो थप्पड़ भी मार देंगे, लेकिन उस वीडियो में दो पहलू था। जो बच्चे मार रहे थे वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बच्चे ही थे। तो हाँ। सवाल इस बात का है कि उनके दिलों में जहर कहाँ से आया? घर से आया। मैं खुल के कह रही हूँ, घर से आया, फैमिली ने दिया, फैमिली ने दिया ये जहर। यहाँ पर आप गवर्नमेंट को कह दोगे कि गवर्नमेंट ने किया, नहीं, कि राजनीति में घसोड़ देती है। तो आप बड़े हैं, आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं, बच्चा नहीं आता है। बच्चा घर में जो देखता है वही वो करता है, वो वही करता है। मेरी बहुत सारी ऐसी हिंदू दोस्त हैं जिनके घर में अगर हम लोग जाते हैं तो शुद्ध खाना मिलता है, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, खैर कहना नहीं चाहिए मुझे, उनके वहां बर्तन भी चेंज होते हैं। तो हमें उनके घर का माहौल पता है। हमारा जो दिल है ना, वो मेरी दोस्त से जुड़ा हुआ है। हाँ, उनके घर से नहीं जुड़ा है। उनके घर से, उनकी दादी से मैं कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, और मैं ग्रेजुएशन नहीं कर रही थी, ग्रेजुएशन हो गया था, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी मैं। तो मेरी एक दोस्त थी, नाम नहीं लूंगी उसका मैं। तो हुआ ऐसा था कि हम लोग बाहर घूमने गए, तो मेरा हॉस्टल बंद हो गया।
अच्छा, हॉस्टल 8 बजे के बाद बंद हो जाता है। अब आप हॉस्टल अब नहीं आ सकती हैं। अब आप जहां जैसे मन करिए वैसे रहिए, लेकिन आप हॉस्टल में एंटर नहीं कर सकती हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुमने घुमाया है हमको, तो तुम्हारी वजह से मैं हॉस्टल नहीं जा पा रही हूँ, अब तुम ही मेरा इंतजाम करोगी। अच्छा, जैसे मेरा नाम जूही है, तो वो ना तो हिंदू साउंड करता है, ना मुस्लिम ये साउंड मुस्लिम करता है, साउंड ना करता है। क्रिश्चियन साउंड करता है। हम मेरा नाम ही ऐसा है कि मैं पूरे देश में काफी हूँ अकेले नाम के लिए ही। तो हम लोग जब उसने कहा कि चलो फिर मेरे घर में स्टे कर लो, मैंने कहा ठीक है चलो स्टे करते हैं तुम्हारे घर में। फिर मैंने कहा यार तुम्हारी दादी, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनकी दादी का खुला कहना था मेरे घर में कोई मुसलमान कदम ना रखे, अब पवित्र हो जाएगा। अच्छा, जब मैं उनके घर गई तो उनकी दादी ने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो मेरी फ्रेंड ने कहा सिर्फ जूही होता ना। मैंने कहा दादी जूही नाम है। कहने तो घर में पैर छूना नहीं सिखाया गया है। मैंने कहा दादी सिखाया तो गया है, लेकिन हमारे घर में जो कन्याएं होती है वो पैर नहीं छूती। तो कहने लगी अच्छा। तो फिर उसके बाद अच्छा मम्मी को बता दिया था उसने कि मेरी जो दोस्त है वो मुस्लिम है। फिर उनकी दादी ने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद वो मम्मी उनकी जो थी उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि बुरा ना मानना, और थोड़ा दादी पुराने ख्याल आती है। उन्होंने कहा आंटी ठीक है। ये उस टाइम की मोहब्बत थी, ये उस टाइम की मोहब्बत थी। आजकल के टाइम में थोड़ा सा हम लोग भी दिल पे ले लेंगे। बहुत कम हो गया है। और हम गए, मैं पूरी रात उसके वहां रुकी, हम लोगों ने खाना वाना खाया, रात में बातें बातें की। अच्छा, तब भी मम्मी ने मेरा जो प्लेट थी, जो खाना था वो अलग ही थाली में दिया था। हाँ, लेकिन मैं उनकी मम्मी की उनसे बुरा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आप जैसे मान लीजिए आप नॉनवेज खाते हो, अंडा खाते हो, और वो भी खाती है, मगर अपने घर में नहीं बताती है कि मैं बाहर जाकर के अंडा खा लेती हूँ। तो जब वो उस घर की बच्ची है, वो नहीं बता रही है, तो फिर मैं तो बाहर की हूँ और मेरा तो बिल्कुल खुला है कि मैं खाती हूँ। तो अगर वो ऐसा कुछ कर रही हैं तो उसको पॉजिटिव में ले लो कि चलो ठीक है, आंटी का जो दिल भर रहा है, मुझे अपनी दोस्त से मतलब है। अब जब मैं सुबह उठी तो फिर वो सूर्य नमस्कार का टाइम, तो वो हाथ वाथ जोड़ करके ऐसे जो है तुलसी खड़ी, तो मैं भी वहीं पे खड़ी थी। तो मुझसे कह रही है कि जो है नहा करके पूजा कर लो, तब उसके बाद निकलना घर से बाहर। अब मैं अपनी दोस्त की तरफ देख रही हूँ, तो वो क्या कह रही, अरे जो है दादी वो भी पूजा नहीं कर सकती है। तो कह रही अच्छा 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 ठीक है तुम बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब उसके बाद मैंने कहा तुम हॉस्टल मुझे छोड़ के आ जाओ जल्दी से, इससे पहले कि मेरा धर्म परिवर्तन हो जाए। तुम मुझे छोड़ो अब जाके हॉस्टल। तो उस टाइम पीरियड में हम लोग इस चीजों को एंजॉय करते थे, हंसी में लेते थे। आजकल के टाइम में क्या हो गया, बच्चे से ये नहीं कहते हैं कि वो मुसलमान है, वो चिकन खाता है और तुम्हें पूजा करनी है, तो थोड़ा सा तुम आजकल ये नहीं, अरे भगाओ इसको, ये मुसलमान है, ये कहाँ आ गया हमारे घर में। तो जो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर प्यार नहीं आता, नफरत आती है। नफरत ये पैदा बिल्कुल होती है। वैसे ही होता है जैसे पहले पहले के लोअर जमाने में लोग लोअर सिखाते कास्ट और थे अपर अपने कास्ट बच्चे का को माहौल। कि बेटा वो लोग खाते हैं तो थोड़ा सा उनसे बर्तन का परहेज कर लेना, बाकी तुम अपनी दोस्ती जैसे निभाना चाहो वैसे निभा सकते हो। तो परवरिश का भी तरीका होता है। तो वो जो बच्चे मार रहे थे ना, वो परवरिश का तरीका था। वो परवरिश अगर आप अच्छे देते तो ना वो मारता, ना समाज में एक और गंदगी पनप रही होती। ये सब गंदगियां हैं, जहनी गंदगी है जो आप अपने बच्चे में। और जिन माँ बाप को लग रहा है ना कि आज उसने मारा है, यही बच्चा कल उनको मारेगा, हाँ, शुरुआत हो जाती क्योंकि है। उसका हाथ खुल चुका है, उसके दिमाग में जहर आ चुका है, उसके दिमाग से आपने मोहब्बत को खत्म कर दिया है, उसके दिमाग में सिर्फ आपने नफरत, और वो नफरत आप पे भी निकलेगी। आज वो उसको मार रहा है, कल आपको मारेगा। तो ये इंसान ना सोचे कि उसको पलट के कुछ आना नहीं है, सब हाँ। मिलना है। वोट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। जी, कितने वोट मिलेंगे आपको, आपको क्या लगता है? मतलब आप तो, मुझे तो उम्मीद है कि जीत जाएंगी आप, मतलब मैं आशा भी यही करता हूँ कि आप जीत जाएं चुनाव। बट आपको क्या लगता है, आपकी टीम क्या कहती है? मेरी टीम तो बहुत पॉजिटिव है। और हम लोग जिस भी महफिल में जाते हैं, चाहे शादी में गए या कहीं ऐसे गेट टुगेदर किया, तो उनका यही कहना है कि इस बार इंशाल्लाह हम लोगों की जीत तो पक्की है। हम्म। और मेरी टीम का भी यही कहना है, जिस हिसाब से मेरी टीम हर मोहल्ले में 2 4 10 लोगों की अब बनी हुई है, और वो लोग भी यही रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ग्राउंड पे उतर के बहुत काम करेंगे। क्या काम कर रही हैं? जैसे कि हम लोग मोहल्ले में लोगों से मिलना जुलना, उनसे बात करना, कि देखिए हर मोहल्ले की अलग परेशानी है। जैसे मेरे मोहल्ले में सड़क की परेशानी थी, मैंने सड़क के ऊपर काम किया था। आपके मोहल्ले में हो सकता है जल भराव नाली की समस्या हो, हमें उस पे काम करना है। तो जब तक मैं मोहल्ले में जाऊंगी नहीं,
उनके बीच में बैठूंगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। किसके बीच गई हैं आप? कोई इंसिडेंट बताइए आप। अभी आप दरगाह का एरिया में चले जाइए, दरगाह में पीछे की तरफ नालियां तो बन गई हैं लेकिन नालियों को बड़े नाले से जोड़ा ही नहीं गया है, तो पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से जस्ट बगल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पानी ट्रांसफार्मर को भी घेर लेता है, उसमें फिर करंट उतरता है, करंट लगने का खतरा बना और रहता है। खतरा नहीं बनता है, 1-2 लोगों को मार चुका है, 1-2 बच्चों को भी मार चुका है। इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार काम भी किया था। और आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, AIMIM बहराइच में, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत साहब, पिछली बार आए थे, उन पर एक मुकदमा हो गया था जी। किस बारे में हुआ था, क्यों हुआ था वो? शौकत भाई पे मुकदमा हुआ था क्योंकि उन्होंने सच बोला था। क्या बोला था उन्होंने? सच ये था कि सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को आतंकवादी, आक्रमणकारी और न जाने कितने कितने गंदे अल्फाजों से बुलाया जाता था। बहराइच की राजनीति से अगर हम हट के बात करते हैं तो सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसा नाम है जिसे पूरी दुनिया जानती है, इतिहास भी जानता है। 700-800 साल पुरानी मजार है। जब अस्तित्व में ना आप थे, ना मैं थी, ना भाजपा थी, ना कांग्रेस थी, हाँ, सही। कोई नहीं था। जब अखंड भारत हुआ करता था, उस समय की जो सीमा थी, उस सीमा के पास के एरियाओं से सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। यानी कि आप बाहरी फैक्टर जो उनको बताते हो तो वो तो बाहरी फैक्टर भी नहीं हुए। मतलब वो इंडिया, हाँ, उस टाइम का जो हिंदुस्तान था वो अखंड भारत के नाम है, जिससे ये लाना चाह रहे हैं। आई विश, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अखंड भारत हमारा बन जाए। मैं इस चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करूंगी अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने हमारे मतलब देश में जुड़ जाएंगे जिसपे हमें बड़ा फक्र महसूस होगा। तो उस टाइम पीरियड में सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अखंड भारत के एक हिस्से का मतलब जो एरिया था उसमें से आते थे, तो बाहरी फैक्टर तो उसमें काम ही नहीं करता है। और दूसरी बात, तो चोर, लुटेरा, डकैत, इन सब नामों से उनको सम्मानित किया जाता है आजकल के जो ये नए नवेले जो दूल्हे के टाइप में नेता हैं। तो उस टाइम पे जब इनके बारे में बोला जा रहा था, सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, अच्छा, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है या पूरे विश्व को आप उठा लीजिए जहां पर लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि जंगें होती थी, अपने अपने राज्य बनाए जाते थे। इस तरह अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया एक अगर देखी जाए तो लड़ाई से अपने अपने हिस्से को सबने जीता है। हर इंसान उस टाइम का जो राजा महाराजा हुआ करता था वो दूसरे विरासतों पे आक्रमण करता था, उसको अपने में शामिल करता था, यही उस टाइम का ये कल्चर था। अपने स्टेट बहरहाल सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच आए, तो जो हमारे शौकत भाई हैं, मैं उनकी हिम्मत को एप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने कहा कि जिन्होंने आतंकवादी, आक्रमणकारी या उनको जो है गुंडा लुटेरा कहा है, तो पहली बात तो उनपे FIR होनी चाहिए। मेरी भावनाओं को हत आप कर रहे हैं, मैं नहीं। अच्छा, उन्होंने सुहेल देव को भी बताया, उन्होंने कहा कि सुहेल देव ऐसे थे, ना कि सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह थे, तो उनके ऊपर FIR कर दी गई। अच्छा, उन्होंने 2 टॉपिक उठाया था। उन्होंने कहा कि बहराइच की राजनीति से जो पहले से सक्रिय मुस्लिम नेता हैं, जो सैयद सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की रहमत की धूल में, यहाँ की मिट्टी में सन करके जो यहाँ के नेता तैयार हुए थे, वो तो उनके बारे में आवाज ही नहीं उठा रहे थे। आवाज किसने उठाया? एक आजमगढ़ का आया हुआ आदमी जो कि आपकी बहराइच की सरजमी पे आया। बहराइच में आप भाई उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं MIM के, आप पूरे जिले में भ्रमण कर सकते हैं। बहराइच में जब आए तो बहराइच की स्थिति को देख करके उन्होंने अपनी बात को रखा। क्या इस टॉपिक को यासिर शाह को नहीं उठाना चाहिए था? भाई उनको भी उठाना चाहिए था। मुझे याद है, मैं छोटी थी तब से मैं यहाँ की राजनीति को देखती आ रही हूँ। जब भी दरगाह शरीफ इनके अब्बा हुजूर जाते थे, चादर पेश करते थे और वो इलेक्शन की शुरुआत करते थे, तो इस तरह तो देखा जाए तो आप अपने अब्बा की चीजें भी डिनाई कर रहे हैं। आप कौन सी राजनीति करना चाहते हैं? सिर्फ जब कोई लड्डू बटे तो वो हमारा, और जब कोई कांटे लगने का वक्त आए तो वो तुम्हारा। भाई सैयद सलाम मसूद गाजी एक इकलौते सिर्फ शौकत भाई के नहीं है, वो तो सभी के हैं। तो आपने उनकी शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे थे उस पर आवाज आपने क्यों नहीं उठाई? प्रेजेंट टाइम में मारिया झा आपके मटेरा की विधायिका हैं, सदन में क्या बोल नहीं सकती थी? ये मुद्दा उनको उठाना नहीं चाहिए था? भाई आपको बहराइच के मुसलमान का वोट चाहिए, आपके मटेरा के मुसलमानों का वोट चाहिए। क्या बहराइच के मुसलमान जो हैं उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? जब सैयद सलाम मसूद गाजी, जिनको वो अपने लिए आदरणीय मानते हैं, जिनके लिए वो डिवोटी हैं, जिनके लिए वो बहुत प्यार से उनको देखते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं,
उनको जब गालियां दी जाती हैं, उनको जब अब शब्दों से पुकारा जाता है, तब क्या मुसलमान का भावनाएं आहत नहीं होती हैं? और अगर मुसलमान की भावनाएं आहत होती हैं तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप हमारी चुनी हुई लीडर हैं, अगर आप हमारी जो है आप हमारे एरिया को देख रही हैं, तो आपका फर्ज बनता है बोलने का। लेकिन ना तो यासिर शाह ने कुछ बोला, ना मारिया ने बोला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला इस मुद्दे पर। हाँ, जब शौकत भाई आकर बोले तो उनके कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि वो हारेंगे। आप ये बताइए क्यों नहीं हार सकते? क्या आपने ऊपर से लिखवा कर लेकर आए कि पूरी जिंदगी आप मुसलमानों पे राज करेंगे? करिए, हमने मना नहीं किया है, आप बेशक राज करिए, लेकिन आप जिन पे राज कर रहे हैं आप ये भी तो देखिए कि उनके अधिकारों का हनन ना हो। जब मेरे अधिकारों का हनन होते टाइम आप हमें ये जवाब देते हो कि हम अभी सत्ता में नहीं है। अगर आप सत्ता में रह के हमारे लिए कुछ कर रहे हो तो आपने क्या किया? जब सत्ता में आप नहीं हो तब हमारे लिए करिए। इस तरीके से अगर हमारे पूर्वजों ने ये कहा होता कि हम अंग्रेजों से लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हम पावर में नहीं है, तो आज तुम चप्पल भी पहनने की तुम्हारी औकात नहीं होती। सही बात है। अगर हमारे पूर्वज ब्रिटिश से लड़ते और वो ये सोचते हैं कि हम अभी नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि हम पावर में, नंगे पैर धोती पहनने वाले लोग सर पे गमछा बांधते थे सर्दियों में, उनके पास ओढ़ने के लिए रजाई नहीं होती थी, पुइरे में सोने वाले लोग इतनी बड़ी पावर से लड़ रहे थे। उस टाइम अगर उन्होंने सोच लिया होता कि हम पावर में नहीं है, हम लड़ नहीं सकते हैं, तो आज हम और आप यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे होते हैं? नहीं। तो यहाँ पे बात सिर्फ इन दो नामों की नहीं है। अगर यासिर शाह मारिया की जगह पर कोई और नाम मुसलमान होता तो भी सवाल उनसे होता। आप हमारे लिए कोई खासा अहमियत नहीं रखते हैं। आपकी जो पोजीशन है वो हमारे लिए अहमियत रखती है। जूही रजा जब कोर्ट में खड़ी होती हैं तो वो जूही रजा की पर्सनालिटी नहीं होती है, वकील जूही रजा की पर्सनालिटी वहां पे बहस कर रही होती है। और अगर आप विधायिका आपके नाम के आगे लगता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप सदन में इस मुद्दे को उठाइए कि इस तरीके की बयानबाजी अगर गाजी सरकार के बारे में की जाती है, बोला जाता है, इससे हमारे समाज में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए कोई ना कोई सख्त कदम उठाया जाए, ऐसे लोगों पे एफआईआर की जाए और उनको अंदर जेलों में डाला जाए। क्या 10 लड़के या यासिर शाह इन पे एफआईआर नहीं करवा सकते थे, या मारिया शाह नहीं करवा सकती थी? भाई उनको करवाना चाहिए था। जैसे इन पे मुकदमा दर्ज हो गया शौकत भाई पे, तो आपने क्यों नहीं करवा दिया? आपको भी तो करवा देना चाहिए था। तो ये सारा अब इनको लगता है कि मेरा नाम घसीटा जा रहा है क्योंकि मेरा नाम बड़ा है, मेरा नाम घसीट के लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं। अरे भाई मेरे, मैं आपका नाम इसलिए ला रही हूँ, या तो कुर्सी पे ना बैठने की चाहत रखो। अगर कुर्सी पे बैठने की चाहत रखोगे तो सवाल तो आप ही से उठेगा। अब हम उठ करके किसी ठेला चलाने वाले से ये तो नहीं पूछ सकते हैं ना, क्योंकि कल को तो तुम ना वो विधायक बनना चाहता है ना विधायक रह चुका है, उससे हम सवाल क्यों पूछेंगे? उससे तो हम यही पूछेंगे ना कि आलू 20 रुपए में बिक रहा है तो भैया तुम 25 में क्यों बेचा? अब अगर यासिर शाह मारिया चाहती है कि हम उनसे आलू का दाम पूछे तो भाई यही ठीक है, हम उनसे पूछेंगे कि आलू कै रुपया किलो है, या तो फिर वो ठेला लगाना शुरू कर दें, तो हम उनसे ये पूछ लेंगे। अगर आप राजनीति में रहना चाहते हो तो राजनीति का तो क्वेश्चन यही होगा ना, आप जिस समाज का वोट का दावा करते हैं उस समाज के लिए आप बोल नहीं सकते हैं। वो समाज जिनको अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ रहा है बहराइच का, उनकी जब इज्जत और बेइज्जती पे कोई बात आती है तब आप बहराइच से भाग जाते हैं, आप बहराइच में दिखते नहीं है। तो इन सब मुद्दों को पे अगर सवाल उठाया जाता तो फॉलोवर उनके कहते हैं कि भैया घसीटन है। भैया काहे नहीं घसीटे जाएंगे? भैया तो घसीटे ही जाएंगे। फेसबुक पर आपने बताया था कि आपके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर दी गई थी, कौन? हाँ, इनके लोगों का काम ही यही है। बहराइच की राजनीति में मैंने एक चीज नोटिस किया है, अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन को भी पूछेंगे तो इनको ये लगता है ना कि उल्टी सीधी चीजें हम लिख देंगे तो सामने वाला डर जाएगा। अरे क्यों डर जाएगा? क्यों डर जाएगा? आप अगर कुछ लिखते हैं और कुछ बोलते हैं तो आप उसका जवाब देने के लिए तैयार रहिए। मैं कुछ बोलूंगी, मैं कुछ लिखूंगी तो उसका जवाब देने के लिए तैयार रहूंगी। मैं आपसे अगर सवाल पूछूंगी तो मुझे मालूम है कल आप मुझसे भी सवाल पूछेंगे। अब जैसे मासी महाराजगंज का मामला हुआ था, मासी महाराजगंज का मामला जब हुआ उस समय भी ये दोनों लोग गायब थे, उस टाइम पे भी आप लोग गायब थे। क्या आपका फर्ज नहीं बनता है? आपका भी तो फर्ज बनता था कि अगर एक कम्युनिटी के साथ में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, तो आप इस मुद्दों को उठाइए। भाई क्यों पार्लियामेंट मेंबर चुना जाता है? क्यों विधानसभा का मेंबर चुना जाता है? बहराइच नगर पालिका क्यों चुनी जाएगी?
इसीलिए चुनी जाएगी कि उनके बेसिक मुद्दे जो नाली से जुड़े हुए हैं वो हम नगर पालिका में देखें और उनके समाज से जुड़े हुए मुद्दे सदन में देखे जाएं, विधानसभा में देखे जाएं। इसलिए आप विधायक चुनते हो। तो अगर आप विधानसभा की बातों को अपने अपने मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठा पाते तो फिर एक कुर्सी फंसाने की क्या जरूरत है? घर में बैठो, रोटी बनाओ, पूछ लेंगे आपसे कि रोटियां कितनी बना ली हैं। नहीं पूछेंगे आपसे विधानसभा के क्वेश्चंस। लेकिन आप विधानसभा में फिर पहुंचने के लिए मत आइए अगर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं तो। आप बेसिक मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते हैं और ले देके घुमा टहला के बेकार की बातें। आप डायरेक्ट फेस करिए ना चीजों को। अगर आप उस जगह पे जाना चाह रहे हैं, भाई अधिकारी क्यों बनता है? इंसान अधिकारी बनता है क्योंकि उसको सारे काम को देखना होता है। जो संवैधानिक काम उसको दिए जाते हैं वो इंसान करता है, उसको अधिकारी बना दिया जाता है। विधानसभा में आप जानते हो क्योंकि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जाते हुए, तो जनता के सवाल तो आपको उठाना ही उठाना है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा हमारी दरगाह थी। भाई मेरी तो मैं तो पर्सनल उनसे जुड़ी हुई हूँ। अगर कोई भी बात उठेगी दरगाह से रिलेटेड तो मुझे तो लगता है कि तकलीफ तो हर इंसान को होनी चाहिए। आप भी उस कमेटी के मेंबर हैं? किस कमेटी की? दरगाह की? नहीं, मैं दरगाह कमेटी की मेंबर नहीं हूँ। ओके। मैं दरगाह कमेटी की मेंबर नहीं हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ। तो दरगाह कमेटी में आने की जरूरत नहीं है उनके लिए लड़ने के लिए। हम लोग कोर्ट में भी लड़े, हम सड़कों पे भी लड़ेंगे, हम सदन में भी लड़ेंगे। अगर अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि कल कदा अगर मैं सदन पहुंचती हूँ तो मैं सदन में भी मुद्दों को उठाऊंगी। तो आप तो चुनाव लड़ रहे हैं चेयरमैन पद का ना? अरे आज चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रही अच्छा, हूँ। कल की बात आप कल अगर फ्यूचर में कभी अल्लाह ने मुझे पहुंचाया, क्योंकि आज से 5 साल 10 साल पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं नगर पालिका तक जाऊंगी। लेकिन अगर हमारे अपने लोगों पे प्रहार होगा तो उसको बचाने के लिए भाई आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमारे नेता ये आवाज नहीं उठाएंगे तो या तो वो हटे, हमें आगे जाने दें सवाल पूछने के लिए। और अगर आप नहीं हटना चाहते तो हमारे मुद्दों को फिर वहां तक ले जाओ आप। पब्लिक मीटिंग आपने कितनी बार की है अब तक? अब पब्लिक मीटिंग की काउंटिंग मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि होता क्या है कि महीने में मेरे 5, 10, 20 ऐसे होती रहती हैं जो जितनी मीटिंगें हो गई। और मीटिंग करने का मेरा अपना जो है तो मुझे खुद लोग अपने एरिया में बुलाते हैं। तो जहां से फोन आ जाता है कि दीदी आज 10 लोग आपसे मिलना चाहते हैं या आप भी आपसे मिलना चाहते हैं तो मैं जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ। वो मेरी एक छोटी मीटिंग भी हो जाती है। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए। लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, कहावत ये होती है कि लोग टूटे हुए चप्पल पहन करके आते हैं और चुनाव जीतने के बाद सिर्फ पहले फॉर्च्यूनर खरीद के लाते हैं। हाँ। अगर कोई प्रधान पद का आदमी है तो टूटे हुए चप्पल में वोट मांगता है और जीतता है तो स्कॉर्पियो लेके आता है। हाँ। विधायक अगर है तो फॉर्च्यूनर लेके आता है। ऐसे लोगों के ऊपर टिप्पणियां होती हैं। मान लीजिए आप चुनाव जीत जाती हैं। हाँ। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बातें, और कल को ऐसा होता ही नहीं है तो क्या नहीं होता है? जीतती नहीं हूँ। मतलब आप जीत जाती हैं और फिर आप बस कार से घूमती हैं? नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कार से तो मैं अभी भी घूम रही हूँ। नहीं, मैं उस कार की बात मैं आपके ऑफिस आई हूँ, खुद से कार चला के आई हूँ। इवन मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस इंसान से मेरी शादी हो रही है ऑलरेडी उसके पास 3-4 कारें हैं। हाँ, तो मुझे कार तो लेनी नहीं है। नहीं, पर्पस, मेरा कहने का मतलब है कि पर्पस बिजनेस तो नहीं हो जाएगा? नहीं, बिजनेस क्यों होगा? बिजनेस मैंने अभी तक किया ही नहीं है। मैं तो फ्री हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। मान लीजिए आप जीत जाएं, फिर आप बहराइच की मैं मुकदमे बहराइच के भी देखने लगी हूँ। आप बहराइच में जितने भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, आप एक दिन आ जाइएगा मेरी तखत पे, आप देखिएगा जितने भी क्लाइंट होंगे, एक पैसे तो मैं उनसे लेती नहीं हूँ। और अगर किसी ने दिया भी पैसे, किसी से पैसे लिए तो किसी से 5,000, मतलब 5,000, 4,000, 2,000, 3,000 में भी काम, जो है तुम्हारे पास दो, नहीं है तो तुम जाओ। तो पैसे कमाने के लिए तो सबसे अच्छी कचहरी है। जब मैं वहां पैसे नहीं कमा रही हूँ तो नगर पालिका से क्या पैसे कमा लेंगे? चुनाव कैसे लड़ेंगे, उसमें तो पैसा खर्चा होता है। देखिए ये सब कहने की बातें हैं। जब मैं चुनाव में उतरी थी इससे पहले, अब जब आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ, लोगों ने बड़ा डराया, MIM से लड़ने जा रही हो, वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें, और क्या कहते हैं, देखो इससे पहले विधानसभा लड़ा गया था 2,000 मिला था, अभी देख लो ये होगा। मतलब लोगों ने बहुत डराया मुझे। अच्छा, मेरे अंदर डर तो था भाई, पहला चुनाव था मेरा, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने बिस्मिल्लाह किया, अल्लाह का नाम लिया और पहला काम सैयद सलामा शुदे गाजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चादर पोशी का किया। वहां खड़ी हुई मैंने सिर्फ 2 बातें अपने अल्लाह से कही कि अल्लाह पाक मैं पहला कदम उठा रही हूँ और ये मेरे हक में बेहतर करने का काम तुम्हारा है। मैं हो सकता है कि मैं गलत रास्ते पे चले जाऊं तो संभालने का भी काम आप ही का है। फिर उसके बाद मुझसे लोगों ने कहा बड़ा खर्चा होगा चुनाव में, बड़े पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बहराइच इतना बेहतरीन शहर है,
इतने अच्छे लोग यहाँ के हैं, 10 रुपए नहीं एक भी वोटर को दिया गया है। आपका चुनाव इसलिए महंगा हो जाता है क्योंकि आप घर घर में 1500 रुपया पहुंचाते हैं, 2-2 हजार रुपए पहुंचाते हैं। तुम्हारे घर में कितने हैं? 4 आदमी हैं, 4 आदमी के हिसाब से 2000 रुपया गया है उस घर में। तुम्हारे घर में कितने हैं? हमारे वहाँ 5 हैं, हमारे वहाँ 5 है, 2500 रुपए गए तुम्हारे घर में, तो तुम्हारा चुनाव महंगा तो हो ही जाएगा ना भाई। आप बांटेंगे पैसे तो आपका चुनाव महंगा है। वरना आप ये सोचिए, चुनाव आयोग इतनी कम पैसे का वो आप पे क्यों लगाता है कि इतने कम पैसे ही में आपको चुनाव लड़ना है? 4000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसे एरिया वैसा पैसा। वोट खरीदने की बात कर रही हैं आप वोट खरीद रहे हो, आपका महंगा है चुनाव। मैंने वोट नहीं खरीदा, मेरा सस्ता था चुनाव भाई। मेरे पास 2 गाड़ियां थी, दोनों लगी हुई थी, ऑटो लगा हुआ था, एक गाड़ी में जो चला रही थी वो लगा हुआ था, बाकी लोगों से मिलना मिलाने में जो खर्चा हो रहा था, बाकी आपकी अपनी है, अपने लोग हैं, उनको चाय पानी आप जो कराते हैं वो बैनर और पोस्टर लग रहे थे। और मेरा तो सबसे अच्छा फायदा ये था कि मेरे जो सपोर्टर थे खुद ही बैनर पोस्टर लगा के बैठे थे, मुझे तो उस पर भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ा था। तो कौन कहता है कि चुनाव महंगा है? कोई चुनाव महंगा नहीं है बहराइच का। इस बार कॉम्पिटिटर कौन रहेगा? मेरा तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अच्छा, आपको पूरा उम्मीद है कि आप? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आपने क्या कहा, पैसा, कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं इसी को डिनाई कर रही हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो जो लोग पैसा लगाने आएंगे उनको जवाब देने के लिए मैं इतनी काफी हूँ कि भाई पैसा लगा के आपको क्या मिल जाएगा इसके अंदर? आप पैसे बांटते रहिए। अच्छा, बेसिक मुद्दे जो हैं यहाँ के, आपके शहर के, हाँ, जीत जाती हैं तो ऐसा करेंगे भी, या बस चुनाव से पहले ऐसा बोल रही हैं? आप ये बताइए, मैं चुनाव लड़ी अब हूँ, ठीक है, सड़कें मैंने ढपालीपुरवा की कब बनवाई थी? नहीं, वो चुनाव से पहले लोग ना, ऐसा करते हैं कि हम बनवा, मेरी हैसियत थी वो बनवाने की, नहीं आपने, लेकिन मैंने उसको बनवाया। कैसे बनवाया? यूज किया लॉ, जो लॉ काम करता है आपकी नगर पालिका के लिए। अभी आप क्योंकि जीते नहीं है ना। हाँ, आपका कहना है कि मैं पावर में जीती नहीं हूँ। ना, हाँ, पावर में नहीं, इसलिए आप शो करना है ना कि मैं काम कर सकती हूँ। कल को आप जीत नहीं, जाते शो हैं, क्यों मान लीजिए। करना? हाँ, शो क्यों करना? तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को दिखाना पड़ेगा तभी नहीं, आपको। अभी जिन लोगों ने शो किया उन लोगों ने काम नहीं किया, आपका यही कहना है ना? तो फिर आप पे हम क्यों भरोसा करें, आप काम करेंगी, यही कहना है ना? तो जब मैं अभी से काम करती जा रही हूँ तो मैं फ्यूचर में क्यों नहीं करूंगी? जब तक आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक मैं आपको आंसर कैसे करूंगी? आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये पानी की बोतल आप उठाने के बाद पानी पिएंगी कि नहीं पिएंगी। अब मैं आंसर आपको तभी कर सकती हूँ जब ये पानी की बोतल आप उठाने की परमिशन मुझे दे देंगे। तो पहले एक बार परमिशन तो दीजिए मुझे, उसके बाद 5 साल के बाद आप मुझे वोट ही मत करिएगा। अगर आप काम खुली चुनौती दे रही हूँ मैं। अगर मुझे एक बार आपने टाइम दे दिया नगर पालिका में और मैं नगर पालिका जीत गई, अगर मैं नहीं काम करती हूँ तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम वोट मत करिए। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए लागू कर दीजिए कि 5 साल अगर आपने सही से काम नहीं किया तो अगली बार मैं आपको नहीं देने वाला वोट, आप मत दीजिए। किन किन चीजों पर काम करेंगे? मान लीजिए लोकल की सड़कें हो गई, उसको हटा दीजिए, पानी तो बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा बेसिक, तो हर तो नगर पालिका बेसिक चीजों के लिए तो काम करता है। क्या क्या चीजें होती हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि नगर पालिका में बैठ के एरोप्लेन बनवाऊंगी, ये तो मैं कर नहीं सकती हूँ। क्या क्या चीजें होती हैं बेसिक? देखिए, नगर पालिका में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं क्या करूं भाई, मेरे शहर के लोगों का मुद्दा है। बहराइच में पुराने घर और नए घरों में आप ये देख लीजिए, नगर पालिका में घर ही नहीं चढ़े हैं। घर चढ़े नहीं? कैसे चढ़ते हैं घर? नगर पालिका से चढ़ते हैं, वहां जाना पड़ता है आपको चढ़वाने के लिए कि हम शहर के नागरिक, हमारा घर फला मोहल्ले में है, नगर पालिका में दर्ज करा लिया जाए। अच्छा, नगर पालिका में दर्ज कराने का तरीका क्या है? आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं, फॉर्म फिल करना है, यहाँ घूस है सबसे बड़ा मुद्दा। तो ठीक है, आप ये सारी चीजें करवा देंगे, और क्या है सबसे बड़ा? नहीं, ये आप नॉर्मल मत लीजिए। नगर पालिका में आपका घर नहीं चढ़ा है, आज की गाइडलाइन आपने देखी है? अगर नगर पालिका में आपका घर नहीं चढ़ा है तो आपका घर सरकार वैलिड ही नहीं करेगी। आपको क्या आप इसको हल्के में मत लीजिए, जो नगर पालिका में घर नहीं चढ़े हैं। इसलिए कह रही हूँ हल्के में मत लीजिए क्योंकि सरकार जो अभी प्रेजेंट टाइम की सरकार है, 2-2 मिनट पर तो बुलडोजर चला रही है वो। आपके घर के डॉक्यूमेंट्स पूरे ही नहीं है, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स पूरे गरीब आदमी करे कैसे? नगर पालिका में इतना करप्शन। अच्छा ये बताइए, झोपड़ी डाले हुए आदमी है वो आपको 5000 रुपए दे देगा? कहाँ से दे देगा? नहीं दे पाएगा ना। अब नगर पालिका में घर ही नहीं चढ़वा पा रहा है,
जब वो नगर पालिका में घर ही नहीं चढ़वा पाएगा अपना, तो प्रूफ कैसे करेगा कि वो बहराइच का मतलब बहराइच की जो नगर पालिका का क्षेत्राधिकार है उसका नागरिक है वो? भाई उसका घर चढ़ा होना चाहिए। अब हो गया हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, आदमी जाता है रजिस्टर में नाम, अरे आपको मैं बता दूं बहराइच में तो रजिस्टर में नाम आपको ढूंढने के लिए दे दिया जाता है। नगर पालिका में आप जाओ ढूंढ के, खुद ही ढूंढ लो, खुद ही ढूंढ लो। अब ये बताइए जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, और चलो मान लो पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसको क्या मालूम रजिस्टर में नाम कैसे ढूंढेंगे? आपने नंबर वाइज लिखा है, अल्फाबेट वाइज लिखा हुआ है, रजिस्टर में वो नाम ढूंढने का आपको किस बात का पे मिल रहा है नगर पालिका से? उसका काम सिर्फ इतना है एक आदमी का कि वो अपनी स्लिप को ले या अपनी रजिस्ट्री को ले, आपके पास जाए और आपसे कहे कि ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरी स्लिप है, आप मेरा घर नगर पालिका में दर्ज कर दीजिए। इसकी जो जेन्युइन फीस है नगर पालिका की वो फीस आप लीजिए, जो फॉर्म है उस फॉर्म की फीस लीजिए। इससे ज्यादा अगर आप उससे मेहनत करवाओगे तो वो नगर पालिका में अपना घर दर्ज करवाने नहीं आ पाएगा, वो दौड़ ही नहीं पाएगा। और क्या मुद्दे हैं आपके पास, बेसिक मुद्दे जिस पर आप काम करें? देखिए बेसिक मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे बहराइच के अंदर बहुत साफ सफाई वाला तो एक है ही सबसे बड़ा हमारे पास। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहराइच में अब प्लाटिंग स्टार्ट हो गई है शहर से जुड़ के, हाँ। तो प्लाटिंग उटपटांग होती हैं।